विभाजन का सच। वो इसलिए भी कि वर्तमान परिस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या हम पुनः विभाजन की ओर बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में जो हालात बने, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, हो रहा है, और उससे देखकर यहां के मूर्धन्य नेता यह कह रहे हैं कि यह भारत में भी हो सकता है। याद कीजिए विभाजन के समय की परिस्थिति। एक मुस्लिम सांसद ने अभी कुछ महीने पहले एक वक्तव्य दिया कि अब हम तो 20% हो गए हैं, हमें अपना होना चाहिए, हमें कुछ अपना चाहिए। स्मरण कीजिए 1947 के पहले के वे दिन जब यही तर्क के साथ पाकिस्तान की मांग रखी गई थी कि 20% हमें अलग देश चाहिए। इसलिए आज के इस वातावरण में ये मंथन, इस विषय पर चर्चा, यह बहुत आवश्यक है कि पुनः ऐसी प्रवृत्तियां सामने आ रही है, बढ़ रही है क्या। ये विभाजन की बात कहां से निकली? तो उसके बारे में अनेक तर्क है, अनेक लोग अनेक पद्धति से कहते हैं, लेकिन मोटे तौर पर मानेंगे तो 1906 में तत्कालीन बंगाल, विशाल बंगाल था उस समय का, बंटवारा नहीं हुआ था, उस बंगाल की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब उस समय क्यों हुई? तो 1905 में बंग भंग का आंदोलन प्रारंभ हुआ। जबरदस्त आंदोलन था, सभी जानते हैं। अंग्रेज भारत में आने के बाद जितने भी आंदोलन हुए, चाहे हम 1857 का आंदोलन ले लें जिसे लोग विद्रोह कहते हैं, 1857 का आंदोलन, उसके बाद सन्यासियों का आंदोलन जिसके ऊपर आनंद मठ उपन्यास की रचना हुई है, उसके बाद के भी अनेक आंदोलन, असहयोग आंदोलन है, नमक का सत्याग्रह है, भारत छोड़ो आंदोलन, अनेक आंदोलन। उन सभी आंदोलनों में एकमात्र सफल आंदोलन बंगभंग आंदोलन था। एकमात्र सफल आंदोलन जिस उद्देश्य को लेकर प्रारंभ हुआ, वह उद्देश्य की पूर्ति हुई, लॉजिकल एंड हुआ 1911 में। 1905 में आंदोलन प्रारंभ हुआ, 1911 में अंग्रेजों को ही बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा और आंदोलन के डर के कारण अपनी राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लानी पड़ी। एकमात्र सफल आंदोलन। यह आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तब उस आंदोलन की ग्रेविटी ये अंग्रेजों को समझ में आई, इसलिए इस आंदोलन को डिफ्यूज करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसने की स्थापना? तो ढाका के नवाब ने की। उस समय सारे जितने राजे रजवाड़े नवाब होते थे वे अंग्रेजों की बात को मानकर चलते थे, अंग्रेजों की बात मानते थे, अंग्रेज बताते ऐसा करो वो करते थे। उस बंगाल के नवाब को कहा गया कि डिफ्यूज करना है मुस्लिम लीग की स्थापना का। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय अलग देश का, अलग राष्ट्र की कोई बात नहीं छिड़ी थी स्थापना के समय, लेकिन मुस्लिमों की मांग रखते आए थे, मांग रखना प्रारंभ हुआ था। 1915 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। उस समय तक मुस्लिम अपने लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी की मांग कर रहे थे। कुछ सीमित मात्रा में अंग्रेजों ने हमें एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंसीज और राज्य करना और वो सब चुनाव वगैरह प्रारंभ किया था। मुसलमानों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मांग थी, जो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि कांग्रेस अगर एंडोर्स करे तो तुरंत हम हां बोलते। 1915 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने उसको हां बोल दिया और
स्वाभाविक था, ब्रिटिश सरकार वही चाहती थी, उन्होंने तुरंत उस मांग को स्वीकार कर लिया और उसके बाद से मुसलमानों के लिए इस देश में अलग से कॉन्स्टिट्यूंसीज निर्माण हो गई। उसके बाद आते हैं तो 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, उस इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। संयोग देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906, रविवार था उस दिन, और ये जो 1930 का अधिवेशन है 24 वर्ष के बाद, वो भी ठीक 30 दिसंबर को होता है इलाहाबाद में, प्रयाग में। उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल, जिनकी कविताएं हमने रटी थी स्कूल में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उनकी अध्यक्षता में मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग रखी गई, लेकिन उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अब मांग रखने के बाद अलग से मुस्लिम राष्ट्र के लिए मुस्लिम लीग ने कोई एकदम आंदोलन नहीं प्रारंभ किया, लेकिन इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखी ब्रिटेन में, लंदन में, गोलमेज परिषद या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं। 3 हुई, उसमें की जो तीसरी हुई वह नवंबर 1932 में हुई। अपने यहां का, पंजाब के होशियारपुर का एक रहमत अली करके था, वो पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज गया था। वो रहमत अली ने वहां पर गोलमेज परिषद में जो लोग आए थे उनको एक पर्चा दिया, पैम्पलेट दिया। पैम्पलेट का शीर्षक था नाउ और नेवर। उस पैम्पलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का निर्माण हुआ है। पाकिस्तान उसके पहले शब्द किसी ने नहीं कहा था। रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान इस शब्द कॉइन किया, वहां पे लिखा। अब वो क्या लिखता है पैम्पलेट में, एक वाक्य से भी पढ़ता हूं। वी आर कन्विंस्ड देयर कैन बी नो पीस एंड प्रोग्रेस इन इंडिया इफ वी द मुस्लिम्स आर ड्यूप्ड into a Hindu dominated federation in which we cannot be the masters of our own destiny and captains of our own souls. आज पाकिस्तान में जो चल रहा है, मुस्लिम राष्ट्र है और भारत की अवस्था था, इसको मन में लाइए। एक बार फिर से मैं वाक्य पढ़ता हूं। वी आर, जो पाकिस्तान का मोटो था, मोटो, we are convinced there can be no peace and progress in India if we the Muslims are duped into a Hindu dominated federation in which we cannot be the masters of our own destiny and captains of our own soul. इतिहास को झांक कर देखने के बाद वर्तमान परिस्थिति में देखकर पता चलता है कितने गलत रास्ते पर चल रहे थे, कितनी गलत सोच के साथ। जब ये पर्चा पैम्पलेट रहमत अली ने वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए हुए सारे लोग नेताओं को दिया, सारे नेता थे उसमें, सारे, उसमें हिंदू महासभा भी थी, उसमें कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, छोटी छोटी पार्टियां भी थी, सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। जब ये दिया तो सबने उसको सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। अरे ये दोनों संभव नहीं, इंक्लूडिंग बैरिस्टर जिन्ना ने भी उसको खारिज कर दिया, संभव नहीं। ये बात है 1932 के अंत की या 1933 मान के चलते हैं। उसके बाद 1940 में लाहौर अधिवेशन होता है। इस घटना के 7-8 वर्ष के बाद रावी के तट पर मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। उस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं बैरिस्टर मोहम्मद जिन्ना, और जिन्ना उसमें अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। पहली बार अलग राष्ट्र की मांग हो रही है, अलग से जिन्ना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, वो मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब 1943 में जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया है। मतलब रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द कॉइन करने के लगभग 10 वर्ष के बाद जिन्ना पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं 1943 में। अब जाते जाते बताते इस रहमत अली का जो कुछ हुआ
वो पाकिस्तान की मानसिकता दिखाता है। इस व्यक्ति ने जब ये नकार दिया लोगों ने उसके पैम्पलेट को, तो उसने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट चलाई अकेले नहीं। पाकिस्तान पाकिस्तान नाम के लिए खूब सबसे मिलता रहा, सबसे बात करता रहा। जब पाकिस्तान बन गया, राष्ट्रपति जिन्ना थे, लियाकत अली प्रधानमंत्री थे, दोनों से मिलने के लिए गया, दोनों ने मिलने भी नहीं दिया, भगा दिया। जिन्ना के मृत्यु के बाद 48 में, सितंबर 48 के बाद फिर से गया, उसको दुत्कार के भगा दिया। वो कैम्ब्रिज वापस लौटा, हिंदुस्तान नहीं आ सका, कैम्ब्रिज वापस लौटा। कैम्ब्रिज में वो जिस मौत मरा है, उसका शव 5 दिन तक सड़ता रहा, कोई सुध लेने वाला नहीं। छोटी सी कब्र कैम्ब्रिज में उस रहमत अली की है जिसने पाकिस्तान बनाया। ये पाकिस्तान की मानसिकता है। 1943 में, जैसे मैंने कहा, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जिन्ना ने किया। अब इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बहुत बड़े विजनरी हमारे बीच में थे उस समय। वो विजनरी थे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। देखिए, मुस्लिम अलग राष्ट्र की मांग चल रही है, उसके ऊपर थोड़े बहुत आंदोलन भी चल रहे हैं, लेकिन उसने बहुत गति नहीं पकड़ी है। 1940 में 1940 में अकेला रहमत अली पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहा है। मुस्लिम लीग के मंच से भी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। अलग राष्ट्र की मांग हो रही है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन 28 दिसंबर 1940 को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर एक पुस्तक प्रकाशित करते हैं, मतलब उसके पहले लिखा उन्होंने, थॉट ऑन पाकिस्तान। अद्भुत पुस्तक है, सबने पढ़नी चाहिए ऐसी पुस्तक है, थॉट ऑन पाकिस्तान। अब वो वकील थे, एडवोकेट थे। तो पाकिस्तान बनने के पक्ष विपक्ष में जैसा कोई वकील तर्क करता है, वैसे तर्क कर करके उन्होंने सारा उसमें लिखा है। और अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाकिस्तान होना चाहिए। वे विभाजन को सहमति देते हैं, लेकिन क्यों देते हैं? तो उन्होंने उसमें बहुत कुछ लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है, हिंदू मुस्लिम सह अस्तित्व संभव नहीं है। वो इस बात को बार बार दोहरा रहे, बार बार दोहरा रहे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र की सरकार ने उनके सारे, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के सारा जो पूरा साहित्य है, वो पूरा साहित्य प्रकाशित किया है, वॉल्यूम से उसके अलग अलग। उसके वॉल्यूम का जो पहला खंड है, उस पहले खंड में पृष्ठ 146 पर एक वाक्य है, एंड आई वुड लाइक टू कोट दैट सेंटेंस। व्हेन पार्टीशन टुक प्लेस, पार्टीशन की बात है, 1951-52 का ये उनका लेख है। When partition took place, I felt that God was willing to lift his curse and let India be one great and prosperous. जरा वाक्य अपने अंदर तक जाने दें। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने एक शब्द का प्रयोग किया है, कर्स। कर्स क्या होता है? श्राप होता है। श्राप, किसको श्राप बोल रहे हैं? मुसलमानों को श्राप बोल रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मुसलमानों को श्राप कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि पार्टीशन हो गया, ये श्राप इस देश से दूर हो गया। अंबेडकर कह रहे हैं, अंबेडकर जी कह रहे हैं। पहले खंड में 146 पृष्ठ पर यह है कि अब तो भारत प्रॉस्परस होगा, लेकिन एक कंडीशन बार बार वो कह रहे हैं। और उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि मेरी बात नहीं मानी गई। वो बात इस बात की कर रहे थे कि जनसंख्या की अदला बदल हो जाए, सारे मुस्लिम यहां आ जाए, सारे मुस्लिम वहां चले जाए, सारे हिंदू यहां पर आ जाए। बार बार आग्रह कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं मान रहा है। अपनी भूमिका पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अंत तक अटल है, बिल्कुल कोई डेविएशन नहीं। मृत्यु के थोड़े पहले 23 जून 1956 का उनका भाषण है। 23 जून 1956, आई वॉज ग्लैड दैट इंडिया वॉज सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। I was the philosopher, so to say, of Pakistan. I advocated Pakistan because I felt that it was the only by partition that Hindus would not only independent but free.
बाबा साहेब अम्बेडकर लिख रहे। तो उस समय की भूमिका ये थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की भूमिका थी कि सहअस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए दोनों अलग होना ही उचित है। इसलिए मुस्लिम वहां चले जाए, हिंदू यहां चले जाए, अपना हिंदुस्तान बहुत अच्छा रहेगा। वो हुआ नहीं, होना नहीं था, क्योंकि हमारी मान्यता ही नहीं थी। हम नहीं सोच रहे थे कि इस प्रकार का कुछ होगा, हमारा तत्कालीन नेतृत्व। और अब देखिए इस समय कांग्रेस ने क्या किया है। इस सारे इसमें कांग्रेस ये चाह रही है कि मुस्लिम हमारे साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने बार बार कहा है कि मुस्लिमों को टेकल करने के दो प्रकार है, अपीजमेंट और सेटलमेंट। कांग्रेस अपीजमेंट के रास्ते पे जा रही है। क्या किया कांग्रेस ने? 1941 से लेकर 45 तक, जो बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है इस देश के, वहां दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, भारत को स्वतंत्रता लेने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर है। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने लिख रखा है, ये बाबर के साथ आक्रांता के रूप में भारत में आए। अफगानिस्तान के हैरात प्रांत है, हैरात प्रोविंस है, उस हैरात के वो एक प्रकार से रियासत, क्या मालगुजार कहते हैं या उस प्रकार के है वो। और वो बाबर के साथ आक्रांता के रूप में उनके पुरखे यहां पर आए, उनको अच्छा लगा, भारत में बस गए। 1857 की क्रांति के समय इनके पिताजी भागकर मक्का गए और मक्का की एक महिला से उनका विवाह हुआ। इनकी माताजी को हिंदी तो बहुत दूर की बात है, उर्दू भी नहीं आती थी, वे मात्र फारसी जानती थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पूरी शिक्षा दीक्षा मदरसे में हुई है, कोई फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने नहीं लिया है। भारत में आने के बाद युवा थे, उन्होंने 2 रेडिकल इस्लामी वीकली पब्लिश किए हैं, अल बलाग और अल बिलार और अल बलाग। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इन सबके संस्थापक सदस्यों में रहे। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष के रूप में घोषित किया कि इतना रेडिकल इस्लामी व्यक्ति हमारे पास है, मुसलमानों अब तो हमारे साथ आओ। यह हकीकत है। दुर्भाग्य से ऐसे व्यक्ति हमारे मृत्यु तक, उनके मृत्यु तक, यानी 11 वर्ष, भारत के पहले 11 वर्ष हमारे शिक्षा मंत्री रहे। अब 1945 में जो चुनाव हुए, नेशनल असेंबली के चुनाव बोल सकते हैं, उसमें मुस्लिमों के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, लगभग कुल 150 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी पूरे देश को मिलाकर के, बड़ी बड़ी होती थी उस समय। उसमें से 30 मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। कांग्रेस को लगा कि अब सब इतना हमने किया है तो मुस्लिम हमें कुछ स्थानों पे तो निश्चित रूप से जिताएंगे, लगभग हर स्थान पे जिताएंगे। सारे के सारे स्थानों पर कांग्रेस पूरी तरीके से आ रही, बुरी तरीके से, आज के भाषा में जिसको डिपॉजिट जब तो होना है वैसे आ रही। मुसलमानों ने सिरे से नकार दिया। फिर भी कांग्रेस का मुस्लिम अपीजमेंट जारी रहा। और इसी समय मुस्लिम लीग के या जिना के ध्यान में यह आ रहा है कि ये अब विभाजन, ये इमोशनल मुद्दा बन गया, भावनिक मुद्दा बन गया। विभाजन इस पद्धति से होना थोड़ा कठिन है क्योंकि लोगों के मन में बस गया है। तो क्या किया जाए? थोड़ा रिसर्च इस पे अगर किया, मैंने किया है, आप उसमें जिस प्रकार से मुस्लिम लीग के नेताओं के वक्तव्य, आप एक साइड बाएं हाथ लिखते जाइए और दूसरी तरफ उस वर्ष हुए दंगों की संख्या लिखते जाइए, तो दोनों बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते अनुपात में। वो जितने उग्र हो रहे हैं मुस्लिम लीग के वक्तव्य, उतनी ज्यादा संख्या में दंगे बढ़ रहे हैं। और उनके ध्यान में आया, जिन्ना जो कि रेडिकल इस्लाम मानने वाले नहीं थे, वो तिलक जी के अनुयायी थे, लेकिन उनके ध्यान में आया कि अगर पाकिस्तान लेना है तो यही तरीका है,
ये लोग डरते हैं दंगों से, तो डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान होता है। एंड आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर हिस्ट्री, ऑफ आवर ज्योग्राफी। डायरेक्ट एक्शन डे ये हमारे लिए भूगोल और इतिहास बदलने वाला दिन था। तब तक तो हर कोई कह रहा था मेरे देह के दो टुकड़े हो जाएंगे लेकिन भारत विभाजित तो नहीं होगा, भारत एक रहेगा। लेकिन 16 अगस्त 1940 शुक्रवार था और जुमे की नमाज के बाद कलकत्ता में जो तांडव हुआ मृत्यु का, हिंदुओं की लाशें बिछी, लाशें, हत्याकांड हुआ, जिनोसाइड था, जबरदस्त हत्याकांड जिसे कोई नहीं रोक सका, और उसने सबको दहला दिया। उसने कांग्रेस नेतृत्व को तोड़ दिया। और बंगाल क्यों लिया डायरेक्ट एक्शन डे के लिए? और भी तो कुछ, अपने पंजाब को चुन सकते थे। पंजाब में दंगे हो रहे थे, पंजाब में हिंदुओं को मार रहे थे, लेकिन जो मैसाक्री कहते हैं, मास जिसको कहते हैं एलिमिनेट करना, वैसा उन्होंने बंगाल चुना। क्योंकि पाकिस्तान जो ना, पाकिस्तान में बंगाल नहीं था, भी कहां आता है? शुरुआत की संकल्पना में बंगाल नहीं था, उनको बंगाल चाहिए था, और बंगाल में भी सुहरावर्दी को कलकत्ता चाहिए था, इसलिए कलकत्ता में दंगे हुए, तय करके दंगे। और उनको लगा फिर भी ये जो डोज है, ये डोज पूरा नहीं है, इसलिए 2 महीने के बाद, उस दिन शरद पूर्णिमा थी, 16 अक्टूबर 1946 को नोआखाली में दंगे हुए। और नोआखाली में तो जितने कलकत्ता में हिंदू मारे गए, उससे दुगनी संख्या में नोआखाली में हिंदुओं को मारा। जितनी संख्या में बहु बेटियों को कलकत्ता में भगा कर लेकर गए थे, बलात्कार किए थे, उससे दुगनी संख्या में नोआखाली में हुआ। दुर्भाग्य देखिए, 5 अगस्त 2024 को जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, उसके बाद जो दंगे हुए, उसमें फिर से जितने थोड़े हिंदू बचे थे नोआखाली में, फिर वही कत्लेआम हुआ, फिर वही लड़कियों को बनाना, राजशाही, खुलना, नोआखाली, सब उसी स्थान पे, वही दोहरा रहा है इतिहास। और ये जब दंगे हुए, कलकत्ता के दंगे डायरेक्ट एक्शन डे के, और उसके बाद नोआखाली, उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व दहल गया। वही तो मुस्लिम लीग चाहती थी। अकेले सावरकर बोल रहे थे, संघ कह रहा था कि नहीं, इसका हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ इसका प्रतिकार होना चाहिए। प्रतिकार किया ही नहीं किसी ने, प्रतिकार शब्द भी नहीं उच्चार किया कांग्रेस, फिर भी भाईचारे की भावना दिमाग में थी। और इसीलिए जब उस समय तक विश्व युद्ध समाप्त हो गया, विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, तब ये जो दोस्त राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र थे सारे, जिन्होंने मिलकर और हिटलर, मुसोलिनी और जापान को परास्त किया था, उनमें एक ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी के अंदर भारत को स्वतंत्रता, या जितने भी ब्रिटेन के अंडर के राष्ट्र है, कॉलोनीज थी, उनको स्वतंत्रता देने की एक कॉलम, उसमें एक बिंदु था कि उनको स्वतंत्रता देनी है। लेकिन सारे मित्र राष्ट्रों का एक मत था कि जिस प्रकार से जर्मनी को विभाजित किया है, उसी प्रकार स्वतंत्रता देते समय भारत को विभाजित करना, सबका मत था। उनको यह मालूम था जर्मनी को क्यों उन्होंने डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया? बिकॉज दे न्यू जर्मनी हैड अ स्ट्रेंथ, पावर दे कुडंट फेस। वो उसको नहीं संभाल सकते थे। उनको मालूम था कि भारत भी किसी जमाने में इस विश्व की सबसे बड़ी ताकत थी। अगर ये देश वैसा रहा, कल्पना करें अगर देश एक रहता, आज जिस अवस्था में हम हैं, आज जिस आर्थिक स्थिति में हम हैं, आज जिस सामरिक स्थिति में हम हैं, आज जिस प्रज्ञा की स्थिति में हम हैं, वो अगर एक राष्ट्र होता तो क्या होता? वो जानते थे, मित्र राष्ट्र जानते थे, और इसीलिए उन्होंने शर्त रखी कि विभाजन होना चाहिए। इसलिए यह सारा अंग्रेजों के दिमाग में पक रहा था कि विभाजन तो करना है। लेकिन अंग्रेज जाने का जो समय था वो पहले 1950 था, क्योंकि
इंग्लैंड पूरा खस्ताल हुआ था, भारत से जितना आखिर में निचोड़ सके वो निचोड़ करके उनको जाना था, इसलिए थोड़ा उनको समय चाहिए था। फिर उनको थोड़ा प्रीपोन किया, उनको लगा कि कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो 48 किया। अगस्त 1948 was the date decided, लेकिन एक वर्ष प्रीपोन क्यों किया? एक वर्ष प्रीपोन उन्होंने मात्र इसलिए किया क्योंकि उस समय भारत में 3 बड़ी घटनाएं हुई। 3 बड़ी घटनाएं। जनवरी 1946 में, जनवरी 1946 को वायुसेना में एक आंदोलन हुआ। रॉयल एयरफोर्स, इंडियन रॉयल एयरफोर्स में आंदोलन हुआ ब्रिटेन के विरोध में। वो जैसे तैसे समाप्त किया, तो 18 फरवरी 1946 में मुंबई में नौसेना का आंदोलन हुआ, जो कराची में फैला, जो जितने जितने इनके पोर्ट थे, बंदरगाह थे, सब जगह फैला। वो समाप्त हुआ 24 तारीख को, और 3 दिन बाद जबलपुर में थल सेना का आंदोलन हुआ। वहां पर सिग्नल एंड टेलीकॉम की विंग थी, उन्होंने आंदोलन किया, ब्रिटिश सरकार के विरोध में आंदोलन किया। तीनों आंदोलन की प्रेरणा सुभाष चंद्र बोस थे। तीनों आंदोलन की प्रेरणा थे कि जो आजाद हिंद सेना के सेनानियों पर अत्याचार या उनको जो फांसी लगाने वाले थे, उनके मुकदमे चल रहे थे, वो वापस लो। अंग्रेज इन 3 घटना से पहल गए, विशेषतः थल सेना की घटना से। जनरल आचिनले उस समय सेना के प्रमुख थे, उन्होंने लिख के रखा है, ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, कि हम बहुत थोड़े सेना के, मतलब ब्रिटिशर्स के सहारे इतने बड़े विशाल भारत को नियंत्रित नहीं कर सकते यदि थल सेना हमारे साथ ना हो। नौसेना और ये जो वायुसेना है तो फिर भी बाहर बाहर का मामला रहता है, लेकिन ये थल सेना तो पूरे देश के अंतर्गत सारे मामले को देखती है। ये अगर इनका नियंत्रण छूट गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा, ऐसी नौबत ना आए, इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल वी शुड हैव एन ऑनरेबल रिट्रीट फ्रॉम इंडिया। याचिन लिखते लिख के रखा, इसलिए प्रीपोन किया। और प्रीपोन के इसमें 30 जून को बैठक होती है, 30 जून को मीटिंग होती है, 3 जून 1947 को मीटिंग होती है, 3 जून 1947 को मीटिंग होती है। लॉर्ड माउंटबेटन उस मीटिंग को बुलाते हैं, जिसमें कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, और विभाजन पे सील लगती है, विभाजन तय होता है 3 जून 1947। अंग्रेज जाने वाले 15 अगस्त को, बीच में जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का आधा और जून का लगभग पूरा महीना, मतलब कुल मिलाकर के एक 2.5 महीना मोटे तौर पे सबके पास है। अब अगर 2.5 महीना सामने है तो कोई क्या करेगा? कोई अच्छा प्रशासक क्या करेगा? उसके लिए प्लानिंग करेगा, नियोजन करेगा। क्या विभाजन हो रहा है तो विभाजन के लिए क्या क्या होना चाहिए? जब दंगे हो रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग इधर से उधर आएंगे, यहां से वहां जाएंगे, तो धर्म के आधार पर यह विभाजन हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि अदला बदली होगी। उस अदला बदली को किस प्रकार से टेकल किया जाए, वहां से आने वाले लोगों के लिए इस भारत में किस प्रकार से कैंप्स बनाए जाए, किस प्रकार से उनको रखा जाए, उनको किस प्रकार से व्यवसाय दिया जाए, उनके रहने की, खाने की, पीने की, हॉस्पिटल की सुविधाएं किस प्रकार से दी जाए, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। दंगे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए थी। अब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी उस समय। कांग्रेस पार्टी ने इस दिशा में कोई शरणार्थी शिविर बनाए, उनके लिए कोई मेडिकल कैंप बनाए, इस दिशा में एक भी काम नहीं किया है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक भी काम नहीं किया, कहीं नहीं मिलेगा आपको। और इसीलिए जब उस समय दंगे चल रहे थे तो तत्कालीन नेतृत्व क्या कर रहा था, इस पर मैंने काफी अध्ययन किया, बहुत रिसर्च किया, बहुत डॉक्यूमेंट्स खंगाले, और डॉक्यूमेंट्स खंगाल करके ये देखा कि उस समय का नेतृत्व क्या कर रहा था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे, उस समय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर क्या कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे थे,
संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी क्या कर रहे थे, जिन्ना क्या कर रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन कहां थे, क्या कर रहे थे। और ध्यान में आया, उसको अगर ठीक से देखा तो उसका चित्रण अगर हमने कर लिया, उसको अगर ठीक से देख लिया, तो हम समझ जाएंगे कि हमने देश किनके हाथों में सौंपा। उन दिनों नेहरू अपने कार्यालय में थे, कहीं नहीं गए। सीमा अशांत है, दंगे हो रहे हैं, हिंदू और सिखों को काटा जा रहा है, नेहरू नहीं जा रहे हो। नेहरू ने पत्र लिखे, 2 डॉक्यूमेंटेड है, नेहरू के पत्राचार में वो आपको मिल जाएंगे। उसमें एक पत्र है जो 5 अगस्त 1947 को नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 5 अगस्त को नेहरू को लिखा है पत्र। वो पत्र में लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं, उन्होंने 13 दिन की सूची दी है, जिसमें कोई अंजाक डे है, कोई सेना, ब्रिटेन की सेना का दिवस है, ब्रिटेन के राजा का दिवस, राजा का जन्मदिन है, रानी का जन्मदिन है, राज्यारोहण मतलब सिंहासन में बैठने का दिन है, और ब्रिटेन से रिलेटेड 12 या 13 ऐसे अलग अलग दिन दिए हैं। उसमें लिखा है कि इन, ठीक है, आप अब अलग से डोमिनियन आपका बन रहा है, लेकिन इन दिनों में आप सरकारी इमारतों पर यूनियन जैक फैलाइए, यूनियन जैक फैलाइए। ऐसा पत्र 5 अगस्त का है, रिकॉर्ड में है। नेहरू जी ने उनको जवाब दिया 6 अगस्त को। नेहरू कहते हैं इस वर्ष तो संभव नहीं है क्योंकि हमारा पहली बार ये हो रहा है, लेकिन अगले वर्ष से जरूर, ये जितने भी दिन आपने कहे हैं उतने दिन हम हमारी सरकारी इमारतों पर यूनियन जैक फहराएंगे। कल्पना कर सकते हैं कि जिस यूनियन जैक को हटाने के लिए लोगों ने गोलियां खाई है, शब्दशाह लिटरली गोलियां खाई है, उसको फहराने के बाद ये राइटिंग में कर रहा है। और उसी प्रकार का पत्र जिन्ना को गया है, जिन्ना ने फाड़ कर कचरे की टोकरी में डाला है। माउंटबेटन का और अगला देखिए, माउंटबेटन उसके बाद फिर लिखते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगले वर्ष से 15 अगस्त को भी आप यूनियन जैक फैलाइए। इसमें संभव नहीं ना आपको 15 अगस्त को, ठीक है, अगले वर्ष 15 अगस्त को यूनियन जैक फैलाइए। उसके बाद फिर से ये लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू को लिखा है। गांधी जी ने 1.5 दिन का प्रवास किया है पश्चिम की सीमा पर। आज जो पाकिस्तान बना है उसमें गांधी जी का 1.5 दिन का प्रवास है। लगभग 1 आध दिन वो वाह नाम का एक स्थान है, पश्चिम पंजाब में है, कैंट, वहां कैंट मतलब वहां मिलिट्री का कैंप था, वहां पे ब्रिटिशर्स ने एक शिविर लगाया, बहुत बुरी हालत है। उस वाह कैंट के शिविर में गांधी जी है, पूरी अवस्था बहुत बहुत खराब है, कोई जवान स्त्री वहां पर नहीं दिखती है, सारी जवान स्त्रियों को उठाकर लेकर गए हैं। यह वर्णन है, अधिकृत वर्णन है। और वृद्ध महिलाएं वहां पर सिर्फ दिखती है। लगभग 8-9 हजार लोग हैं, कीचड़ है, सब गंदगी है। गांधी जी मिलने जाते हैं, बातचीत होती है। गांधी जी कहते हैं, जब बड़े उत्तेजित अवस्था में वहां कैंट शिविर के लोग उनसे पूछते हैं कि हम क्या करें बापूजी, हम कहां जाए, हम जीना हमारा दुभर है, हमारी किसी की कोई बहन उठा कर लेकर गया है, किसी को कोई पत्नी उठा कर लेकर गया है, हमारा घर बार उजाड़ दिया है, जला दिया है, काट दिया है, क्या करें, हम कहां जाए। गांधी जी का उत्तर है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुंबई एडिशन के 8 अगस्त के अंक में छपा है। गांधी जी कहते हैं, आप क्यों भाग रहे, आपको भागने की क्या आवश्यकता है। मुस्लिमों को पाकिस्तान चाहिए था, अब उनको मिल गया। अब पाकिस्तान मिलने के बाद आपको यहां से निकलने की क्या आवश्यकता है, आप यहीं पर रहिए, कुछ नहीं होगा आपको। कौन से स्वप्न लोक में हम रह रहे हैं। जो दंगे हुए वो 15 अगस्त के बाद ज्यादा हुए दंगे। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में दंगों की संख्या चरम पर थी। जबरदस्त संख्या में हिंदू सिखों को काटा गया, मारा गया, और वहां पे बंगाली भाई बहनों को मारा। सीमा पर तांडव हुआ मृत्यु का। 12 से 15 लाख लोगों को मारा गया है।
1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं इस विभाजन में। दूसरे दिन गांधी जी लाहौर में, लाहौर के जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता कांग्रेस के बच्चे उनके साथ संवाद चल रहा है। 2 सिख बंधु खड़े होते हैं और पूछते हैं, हम क्या करें, शहर में जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, हमारी मां बहन तो कहीं जा ही नहीं सकती, क्या करेंगे हम। गांधी जी कहते हैं, ये भी छपा है मेरे पुस्तक में, मैंने उसकी प्रिंट दिया है जो पेपर में आया है। गांधी जी कहते हैं, अगर लाहौर जल रहा है तो आप हिम्मत के साथ मृत्यु का वर्ण कीजिए। जो आदमी डरता है वो अपने आप मरता है, इसलिए अगर आप डर डर के मरेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप हिम्मत के साथ मृत्यु का वर्ण कीजिए। ये उत्तर है। इस बीच में अगर किसी ने वहां पर सबसे ज्यादा काम किया है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। दुर्भाग्य से इतिहास में उसकी कोई कुछ भी नहीं है नोटिस। बहुत बड़ा काम है, इतने ज्यादा कैंप्स लगाए हैं। और इस अशांत परिस्थिति में संघ के तत्कालीन सरसंघचालक गुरुजी, ये हैदराबाद में है, सिंध में है, कराची में है। कराची में उन्होंने 10,000 स्वयंसेवकों का एक संचलन हुआ है कि हिंदुओं में जरा थोड़ी हिम्मत जगाने के लिए। वे कह रहे हैं कि राजा ताहिर की भूमि है, हिम्मत तो नहीं हारना, संगठन में ताकत होती है, आज नहीं कल फिर से आएंगे यहां पर, आज हमें वापस लौटना है, हिम्मत के साथ सुरक्षित कुशल रूप से संगठित शक्ति के साथ वापस लौटेंगे, कल फिर आएंगे। साधु वासवानी जी के साथ उनका सभा होती है। दूसरे दिन वहां से वो सिंध के हैदराबाद में जाते हैं, हैदराबाद में सभा करते हैं, योजना बनाते हैं किस प्रकार से सुरक्षित रूप से हिंदुओं को यहां पर वापस में लाए। दुर्भाग्य से 6 अगस्त को जिस समय गांधी जी लाहौर में ये उत्तर दे रहे हैं कि अगर लाहौर जल रहा है तो आप भी उसके साथ मृत्यु का वर्ण कीजिए, उसी दिन उसी समय 6 अगस्त को उससे 800 मील दूर, उसमें मील चलता था, 800 माइल दूर हैदराबाद, सिंध के हैदराबाद में गुरुजी कह रहे हैं, हिम्मत के साथ परिस्थिति का सामना करना है, डरना नहीं, संगठन में ताकत होती है, राजा ताहिर क्या वंशज है, वापस लौटेंगे फिर से आएंगे। ये फर्क है, ये सोच में फर्क है, ये विचारों में फर्क है। कृपलानी जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष है। ये जो विभाजन का दौर चल रहा है उस समय कृपलानी अध्यक्ष है। कृपलानी जी की पत्नी सुचेता कृपलानी, ये दोनों चूंकि कराची में रहने वाले, इसलिए दोनों 2-3 बार कराची में गए। 10 अगस्त को कराची में सुचेता कृपलानी वहां की सिंधी बहनों की एक बैठक बुलाती है, मीटिंग बुलाती है। उस मीटिंग में सारी बहनें बहुत आक्रोशित है कि हम बाहर जा नहीं सकते, हमें मुस्लिम गुंडे छेड़ते हैं, हमें उठा ले जाते हैं, इसकी बहन को उठा लिया, इसको उठा लिया, क्या करें, हम सुरक्षित नहीं है। सुचेता कृपलानी का उत्तर है जो पेपर में छपा है और मेरे पुस्तक में मैंने दिया है। सुचेता कृपलानी कहती है कि आप लोग फैशन करते हैं, आप लोग लो नेक का ब्लाउज पहनते हैं, ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनते हैं, इसलिए मुस्लिम गुंडे छेड़ते हैं। मैं इतने जगह गई, नौखाली में गई, यहाँ मुझे किसी ने नहीं छेड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं दंगों के इस दौर में कोई फैशन की बात भी दिमाग में निकालेगा, कोई सोचेगा? विरोधाभास देखिए। उसी कराची में जिस दिन 14 अगस्त को पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो रहा है, पाकिस्तान बन रहा है 14 अगस्त को, 13 अगस्त को राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका, राष्ट्र सेविका समिति यानी आप कह सकते हैं कि महिलाओं का आरएसएस, प्रमुख संचालिका माननीय मौसी जी केलकर, वो कराची में जाती है। उसका वर्णन है, वो फ्लाइट जो थी मुंबई अहमदाबाद कराची ऑपरेटिंग फ्लाइट थी टाटा एयरवेज की। उस फ्लाइट में अहमदाबाद तक तो कुछ लोग थे, जयप्रकाश नारायण भी उसमें थे, उसके बाद सिर्फ मुस्लिम लोग हैं और वह नारे लगा रहे जोर जोर से, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये मात्र 2 महिलाएं हैं
2 महिला उसमें बैठी है, बाकी सारे पुरुष है, सारे मुस्लिम है। हिम्मत देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, महिला सक्षमीकरण की बात करते हैं, ये बात कोई नहीं कहता कि राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान की छाती में, कराची में जो राजधानी थी, वहां पर सुबह पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ। उसी दिन दोपहर को 4 बजे उन्होंने 700-800 सेविकाओं की एक बड़ी बैठक ली है। उस बैठक में वो कह रही है, डरना मत, हिम्मत नहीं हारना, हम साथ हैं, संगठित है, हम सुरक्षित रूप से भारत जाएंगे, योजना बन रही है, अपने चारित्र की रक्षा करना है, हिम्मत नहीं हारना है, लड़ना है। कितना विरोधाभास है। कांग्रेस अध्यक्ष की पत्नी कह रही कि आप भाषण कर रहे हो, और ये कह रही है 14 अगस्त के दिन कह रही है हिम्मत रखो। समय नहीं है, समय समाप्त हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विभाजन को ठीक से समझना होगा। अगर विभाजन को हम ठीक से समझेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ही ये जो मानसिकता निर्माण हो रही है विभाजन की, उस मानसिकता को हम समाप्त कर सकेंगे। हम एक शक्तिशाली मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। विश्व पटल पर भारत एक मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। ऐसा ही अगर हम रहना चाहते हैं तो विभाजन को ना भूलें, अवश्य याद रखें। धन्यवाद।